हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के साइंस के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 to 12 साइंस के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के क्वेश्चन चैप्टर 2 वस्तुओं के समूह बनाना से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। पहला है पदार्थ के गुणों के आधार पर और दूसरा है पदार्थ के उपयोग के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन निम्न आधारों पर किया जाता है। पदार्थ के गुणों के आधार पर पदार्थ की मजबूती, लचीलापन, गर्मी या ठंड सहने की क्षमता, जंग प्रतिरोध आदि गुणों के आधार पर तय किया जाता है। और दूसरा है पदार्थ के उपयोग के आधार पर। वस्तु का उद्देश्य या कार्य भी पदार्थ के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बिजली के तार के लिए तांबा चुना जाता है क्योंकि यह अच्छा चालक है। इसीलिए पदार्थ का चयन गुण तथा उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थों में क्या क्या आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, ये सभी। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है सोना। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। सोना एक चमकदार धातु है। अगला प्रश्न है, द्युतिमय का अर्थ होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चमकीला। द्युतिमय शब्द का अर्थ होता है चमकदार या चमक वाला। यह शब्द द्युति से बना है जिसका अर्थ प्रकाश, चमक या तेज होता है। इसीलिए चमकीला शब्द द्युतिमय का सही अर्थ बताता है। अगला प्रश्न है, कठोर पदार्थ कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, जिनको दबाना मुश्किल होता है और संपीड़ित करना कठिन होता है। कुछ पदार्थों को दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। अगर हम लोग चाबी को लेकर लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास करते हैं तो कुछ को आसानी से खरोंचा जा सकता है जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लकड़ी। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं।
कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धातु में हमेशा चमक बनी रहती है। ये कथन असत्य है। पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ये कथन सही है। और पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना आसान एवं जिसे खरोंचा आसानी से जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ये कथन भी सही है। जब हम विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। जब हम धातु की चाबी को लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक या अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों पर खरोंचने का प्रयास करते हैं तो इनमें से कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंचा जा सकता है, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अविलेय शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अघुलनशील। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं। ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलुढ़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। अगला प्रश्न है, अविलेय पदार्थ के बारे में सही कथन चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। जल के साथ मिश्रित नहीं होने वाले पदार्थों को अविलेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विलेय पदार्थ का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नमक, चीनी और वॉशिंग पाउडर विलेय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। दूसरा है, गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। उपर्युक्त में गलत कथन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन गलत है। सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं, ये कथन गलत है। कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। जैसे जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, केरोसिन तेल जल में विलेय है। दूसरा है, शहद जल में विलेय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। शहद पानी में घुलनशील होता है, लेकिन यह उसके प्रकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है? पहला है, सरसों का तेल जल में विलेय है। दूसरा है, नींबू का रस जल में अविलेय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही कथन गलत है। सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अविलेय, जबकि सिरका, नींबू का रस विलेय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं। ये कथन असत्य है। जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ये सही है। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है, ये भी सही है। और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, ये पारभासी कहलाती है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारदर्शी। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोटी लकड़ी। उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। मोटी लकड़ी पारभासी पदार्थ नहीं है क्योंकि यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। अगला प्रश्न है, मक्खन का पेपर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारभासी। मक्खन का पेपर पारभासी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।